नमस्कार। बैक्टीरिया की संरचना में सेल वॉल की संरचना के बाद आते हैं हम प्रोटोप्लाज्म की संरचना। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल से घिरा हुआ एक गाढ़ा और कोलाइडी पदार्थ होता है, जिसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाइड में विभेदित होता है। मतलब हम इसको 3 भागों में बाँट सकते हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उसको चारों ओर से घेरे हुए होता है। दूसरा इसमें जो पूरी सेल में फैला हुआ जो होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड पाया जाता है। तो इस तरह से इसको 3 में विभेदित कर देते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड। सबसे पहले आते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के समान ही जीवाणु में भी प्रोटोप्लाज्म की एक पतली मेम्ब्रेन या एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है प्रोटोप्लाज्म। इसकी मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से निर्मित होता है। फॉस्फोलिपिड 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। एक होते हैं हाइड्रोफिलिक और दूसरे होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि जो जल के प्रति स्नेह रखते हैं, और हाइड्रोफोबिक जो जल जल के प्रति स्नेह नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये यूनिट मेम्ब्रेन जो 2 लेयर तो लिपिड की होती है जिसके अंदर, और प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, इस तरह से यूनिट मेम्ब्रेन ये बाई लेयर ऑफ इसकी फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। और इसमें ये जो ऊपर की तरफ जो है ये प्रोटीन के अणु पाए जा रहे हैं, नीचे की तरफ प्रोटीन के अणु, बीच में लिपिड्स की लेयर है। तो जो यहाँ पर ये जो हम कह रहे हैं कि ये पोलर हैट्स जो हैं, ये हाइड्रोफोबिक एंड्स जो हैं वो बीच में होंगे, और ऊपर की तरफ होंगे हाइड्रोफिलिक हैट्स। तो अ, इस तरह से ये संरचना होती है, और इसके अंदर बीच बीच में हमको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी दिखाई देता है। ये यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन भी दिखाई देता है। तो बाई लेयर फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन के अणु जो हैं लिपिड बाइलेयर में अंतःस्थापित होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। ये सेमी परमिएबल होती है, और जीवाणु कोशिका के जीवाणु कोशिका में ये ऑस्मोटिक कैरेक्टर को निर्धारित करती है। यहाँ पर ये जो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स, सॉरी, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मुख्य काम है वो है कि इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो संरचना है, ये फ्लूइड मोज़ेक, इस तरह के मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत कम और लगभग नहीं के बराबर होता है। और यहाँ पर इसके जो मुख्य काम है वो, यहाँ पर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इसके अंदर यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन की तुलना में ये इसकी दृढ़ता में कमी पाई जाती है। और इसके जो फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो जल में घुलनशील पदार्थों के लिए अवरोधक का कार्य करती है, तथा सेल वॉल की तुलना में ये सेलेक्टिव होती है। इसके अंदर परमीएज एंजाइम और विभिन्न पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में परमीएज एंजाइम होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त मेम्ब्रेन में अनेक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो सेल वॉल सिंथेसिस और ऊर्जा के उत्पन्न करने, जटिल लिपिड सिंथेसिस और डीएनए के प्रति रेप्लिकेशन में ये मदद करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इतने सारे फंक्शंस होते हैं। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ कई सारे इनफोल्डेट्स रीजन होते हैं, और ये इनफोल्डेड रीजन्स में मीजोसोम्स पाए जाते हैं। और ये मीजोसोम्स जो है इनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर ये मीजोसोम्स जो है
बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, तो ये मीज़ोसोम्स जो है वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो ये मीज़ोसोम्स क्या है? तो सेल वॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर की तरफ कई सारी इनफोल्डिंग्स उत्पन्न होते हैं, इनको हम मीज़ोसोम्स कहते हैं। ये मीज़ोसोम्स का नामकरण फिट्स जेम्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। ये ट्यूबुलर फोल्डिंग्स होते हैं। अब यहाँ पर इनकी स्थिति के आधार पर इनको अलग-अलग नाम दिए गए हैं। जो सेल मेम्ब्रेन के पास स्थित है, अ, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल मीज़ोसोम्स। यदि सेल में गहरे समाये हुए हैं, तो इनको हम कहते हैं सेंट्रल मीज़ोसोम्स। और ये सेंट्रल मीज़ोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोइड के साथ संलग्न पाया जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीज़न में सहायक होता है। मीसोसोम्स की जो संरचना है वो साधारणतया यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मीसोसोम्स की स्ट्रक्चर है। मीसोसोम्स की स्ट्रक्चर जो है वो साधारणतया प्लेट्स, ये प्लेट्स इस तरह से, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं इस तरह से साइटोप्लाज्म की तरफ, और ये प्लेट्स के समान संरचनाएं हैं और कुछ वेसिकल्स पाई जाती हैं। तो प्लेट्स और वेसिकल्स की तरह इसकी संरचना इनके अंदर पाई जाती, मीजोसोम्स में पाई जाती है। और बैसिलस जीवाणुओं में ये स्पेशली ये बैसिलस जीवाणु में पाए जाते हैं। और लिपिड का संगठन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के समान ही इनमें पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन में इनमें भिन्नता पाई जाती है। जो पेरिफेरल मीजोसोम्स हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये एंजाइम्स जो हैं वो जैसे पेनिसिलिन को नष्ट करने के लिए पेनिसिलिस का सीक्रेशन करते हैं। इसके अतिरिक्त मीजोसोम्स जो है वो संवहन तंत्र के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाते हैं और साइटोकाइनेसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में मीजोसोम्स प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। तो इस तरह से ये मीजोसोम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये इसके अतिरिक्त मीजोसोम्स के अलावा से यहाँ पर कुछ सेल वॉल के निर्माण, जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इसके बाद आते हैं हम साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के नीचे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे अंदर की तरफ जीवाणु कोशिका में वो जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और मिनरल एलिमेंट्स, न्यूक्लिक एसिड और वाटर का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर पाया जाता है। इसके अंदर वॉल्यूटिन, ग्लाइकोजन, लिपिड, प्रोटीन और पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट संचित रहते हैं। कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु की साइटोप्लाज्म में सल्फर, आयरन भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने से साइटोप्लाज्म में अनेक प्रकार के राइबोसोम्स भी दिखाई देते हैं, और ये राइबोसोम्स जो है ये 2 सब यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। 2 उप इकाइयाँ लगभग गोलाकार, लेकिन इनकी माप अलग अलग होती है, और प्रत्येक उप इकाई आरएनए तथा प्रोटीन की, प्रत्येक जो सब यूनिट है वो आरएनए और प्रोटीन की लगभग बराबर मात्रा से निर्मित होती है। राइबोसोम प्रायः साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड के द्वारा 4 से 6 या उससे अधिक समूह में संगठित रहते हैं। प्रत्येक जीवाणु कोशिका में इनकी संख्या लगभग 10,000 से 15,000 तक होती है। राइबोसोम ये 75S प्रकार के होते हैं। यूकेरियोटिक सेल के अंदर 80S प्रकार के होते हैं, और इनकी जो 2 सब यूनिट है, ये बड़ी वाली जो सब यूनिट है वो 50S उसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट 50S, और छोटी वाली का सेडिमेंटेशन कांस्टेंट 30S होता है।
और ये समूह जो है वो ये जो समूह में रहते हैं ये पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। और इनका ये जो राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, इनका व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है और इनका मॉलिक्यूलर वेट 3 मिलियन तक होता है। और ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं और अनेक एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि जो जीवाणु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का अवरुद्ध करते हैं, उनका लक्ष्य जीवाणु राइबोसोम ही होते हैं। तो इस तरह से ये राइबोसोम्स इनमें पाए जाते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होते हैं। इसके अलावा से बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में अब जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडीज इनका अभाव होता है। इनके अंदर सुसंगठित प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है वो होती हैं लैमिली या क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये लैमिली जो है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर लैमिली थाइलेकॉइड्स या वेसिकल्स पाई जाती हैं और इनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जो थाइलेकॉइड्स पाई जाती हैं इनका निर्माण 2 समानांतर यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा होता है और ये मेम्ब्रेन पूरी छोटी या पूरी कोशिका द्रव में फैली हुई रहती है। ये जो लैमिली है ये 300 खोखली गोलाकार और 300 एंगस्ट्रॉम व्यास की संरचनाएं होती हैं और इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एंजाइम और लाइट रिएक्शन के लिए फोटोफॉस्फोराइलेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम प्रेजेंट होता है और डार्क रिएक्शन के एंजाइम इनमें नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोइड, तो जीवाणु में जो उच्च वर्ग के पौधों के समान इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है और इनमें जो कोशिका के केंद्र में क्रोमैटिन या जेनेटिक मटेरियल संकेंद्रित रहता है। यह भाग जो जीवाणु के केंद्र के समतुल्य है, इनको जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का अभाव होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अभाव के कारण इसका कोई सुनिश्चित आकार नहीं होता है। न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में विसरित रहते हैं और ट्रू केंद्रक के अभाव के कारण जीवाणु में सूत्रीय विभाजन नहीं पाए जाते हैं। तो जीवाणु के न्यूक्लियोइड को जीनोफोर भी कहते हैं। और इसके अंदर जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के समान इनके अंदर केंद्र न्यूक्लियोलस का अभाव होता है और ये इसके बैक्टीरिया में जो डीएनए पाया जाता है वो 1 से 4 न्यूक्लियोइड पाए जाते, मतलब सक्रिय रूप से वृद्धि करने वाली जीवाणु कोशिका के अंदर 1 से 4 न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं और ये जो है डीएनए का बना हुआ होता है। ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड का डीएनए होता है। ये फिलामेंटस भी हो सकता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम ए में ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। कुछ में फाइब्रस डीएनए मतलब फाइबर के रूप में भी डीएनए पाया जाता है और इसमें लगभग 5 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 3 × 10⁹ होता है। डीएनए मॉलिक्यूल लगभग 1000 माइक्रोमीटर लंबा होता है और न्यूक्लियोइड का ये एक मुख्य लक्षण यह भी है कि इसके अंदर जो उपस्थित डीएनए है ये सर्कुलर डीएनए होता है। रेप्लिकेशन के समय ये सर्कुलर डीएनए रेप्लिकेशन के समय खुल के दो वलयित या सर्कुलर संरचनाओं का स्ट्रेन्स का
निर्माण करता है। और दोनों ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये अ, इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। और ये जब रेप्लिकेशन के समय ये दोनों अलग-अलग स्ट्रैंड अलग-अलग हो जाते हैं खुलकर, और उनमें रेप्लिकेशन होके एक नया डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। और इसकी तुलना में यूकेरियोटिक कोशिका से नहीं की जा सकती, क्योंकि ई कोलाई ई कोलाई यहाँ पर हम इसकी तुलना, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन नहीं होता है और सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है। ई कोलाई में जो न्यूक्लियोइड है उसके अंदर आरएनए का एक सेंट्रल कोर होता है, जो डीएनए के 12 से 82 कुंडलन द्वारा घिरा होता है। डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन अणु भी संबंधित रहते हैं। बैक्टीरियल सेल की संरचना से यह स्पष्ट है कि इनकी संरचना ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिका संरचना के समान होती है। यूकेरियोटिक कोशिका से ये काफ़ी भिन्न होते हैं, और कुछ जैसे सेल वॉल में कुछ लक्षणों में जो भिन्न होते हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कि सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का अभाव होता है, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम इत्यादि का अभाव होता है। ट्रू ट्रू न्यूक्लियस के अभाव में यहाँ पर सूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है और सुसंगठित क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। इसके बाद जो एक जीवाणु कोशिका के अंदर क्रोमोसोम के अलावा से, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा से यहाँ पर एक अतिरिक्त डीएनए खंड पाया जाता है, या हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट एक पाया जाता है, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट कहते हैं। लिडरबर्ग ने उसको नाम दिया प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड एक रिंग की आकृति में पाया जाता है, और ये जो प्लाज्मिड है ये विभिन्न मापों के डीएनए में रिंग होते हैं, और इसका आणविक भार 5×10⁻⁷ से लेकर 7×10⁻⁷ के बीच होता है। प्रत्येक प्लाज्मिड में 100 तक जीन्स पाए जाते हैं, हो सकते हैं, और इनका रेप्लिकेशन जो होता है, इनका रेप्लिकेशन बैक्टीरियल क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन के समान ही होता है। लेकिन प्लाज्मिड में ये जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है ये स्वतः नियंत्रित होती है। ये आवश्यक नहीं है कि प्लाज्मिड की पुनरावृत्ति भी उतनी बार हो जितनी कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से फ्री रचना है और ये स्वतः नियंत्रित है। तो ये जो संरचना है, प्रत्येक प्लाज्मिड एक नॉन एसेंशियल जीन होता है, और इनसे कोशिका की वायबिलिटी और वृद्धि प्रभावित नहीं होती है। इसी कारण से इन्हें डिस्पेंसिबल ऑटोनॉमस एलिमेंट भी कहते हैं। प्लाज्मिड का एक सामान्य उदाहरण एफ फैक्टर है, जो जीवाणुओं में मेलनेस को निर्धारित करता है। ये जो फैक्टर है ये गुणसूत्र से संबंधित नहीं होता है। इसका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण, कॉन्जुगेशन के समय एक सेल से दूसरी सेल की तरफ स्थानांतरण होता है, और या फिर इसको किसी एजेंसी के द्वारा, किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा भी इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। जीवाणु में ऐसे अनेक लक्षण ज्ञात है जो प्लाज्मिड के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो कुछ जो जीवाणु कोशिका के प्रभावित होने वाले लक्षणों के आधार पर है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे एफ फर्टिलिटी फैक्टर, दूसरा आर फैक्टर जिसको जो रेजिस्टेंस के लिए है, कॉल फैक्टर जो कॉल्सिनोजिनी के लिए है, प्लाज्मिड जो कॉल्सिनोजिनी प्लाज्मिड, फिर मैमल्स को रोगजनकता देने वाले कारक के रूप में स्यूडोमोनास का विघटनकारी प्लाज्मिड, फिर मरकरी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को में ट्यूमर को प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड, स्टेफिलोकोकस ऑरियस
का पेनिसिलिनेज प्लाज्मिड और क्रिप्टिक प्लाज्मिड। तो इस तरह से ये इतने तरह के प्लाज्मिड तो खोज लिए गए हैं। मतलब प्लाज्मिड को इतने तरह के इतने तरह के जीन्स जो है वो, मतलब प्लाज्मिड में इतने तरह के कार्य किए जा सकते हैं प्लाज्मिड के द्वारा। इसके बाद इनके अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ रिजर्व मटेरियल जो विभिन्न प्रकार के रिजर्व मटेरियल के रूप में, मतलब विभिन्न प्रकार की रासायनिक पदार्थ जो अनुकूल परिस्थितियों में एकत्रित होकर एक इनसोल्यूबल डिपॉजिट का गठन करते हैं। इनको हम सेल इंक्लूजन्स कहते हैं, ये पाए जाते हैं। ये संचित पदार्थ जो है जीवाणु कोशिका में उस समय एकत्रित होते हैं जब ग्रोथ इनहिबिटर की उपस्थिति के कारण जीवाणु कोशिका की वृद्धि रुक जाती है। इसके बाद इनके अंदर कुछ गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। अनेक प्रकार के जैसे जो जलीय जीवाणु हैं, जैसे फोटोट्रॉप्स जीवाणु हैं, जो नॉन पिगमेंटेड प्रजातियां जैसे पॉलिनीमा, हीलोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, इनमें इन इनको प्लावन में या अधो स्तर पे स्थिर रखने में सहायता करते हैं। ऐसी गैस वैक्यूल्स उपस्थित होती हैं और ये गैस वैक्यूल्स भी भित्ति प्रोटीन युक्त होती हैं। मतलब गैस वैक्यूल की जो भित्ति है ये प्रोटीन युक्त होती है और ये स्पिंडल शेप्ड वेसिकल के द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ कार्बोक्सिसोम जैसी रचनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, और कुछ स्वपोषी जीवाणुओं में पाई जाती हैं और ये बहुभुजीय आकृति होती है। कार्बोक्सिसोम में सूक्ष्म डीएनए के अतिरिक्त रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से साइटोप्लाज्म में कुछ और अतिरिक्त रचनाएं, रॉ मटेरियल, गैस वैक्यूल्स, कार्बोक्सिसोम्स और बैक्टीरियोक्लोरोफिल या क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। धन्यवाद।